जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल। बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं हूं निखिल दुबे। आप सभी का वेलकम करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सी फॉर केमिस्ट्री पर। आज क्लास 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 5, जो कि है हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कवर किया था और साथ ही पीवाईक्यू, हमने बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस थे, उन लिमिटेशंस को ओवरकम किया है किसने? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालिए, अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने ये देखा कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन, उसकी ज्योमेट्री पता लगाई जा सकती है, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर पता लगाया जा सकता है। बट फिर भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बहुत सारे कुछ लिमिटेशंस थे। क्या क्या लिमिटेशंस थे? पहला कि इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एजम्पशंस। वहां पे मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ये तो बता दिया था कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस अगर डोनर एटम है तो वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे, और अगर ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन डोनर एटम है तो वो वीक लिगेंड होंगे। बट ये सब एजम्पशंस थे, वहां पे बहुत सारे एजम्पशंस माने गए थे। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा। वहां पे हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था, बट उस समय तक मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला नहीं आया था। तो बोले सर आपने क्यों करा दिया? तो हमने, चूंकि क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए हमने वहीं पे उसको कवर अप कर लिया। बट क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं किया जा सकता था उस समय तक। देन इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलरफुल होते हैं। आप देखेंगे बड़े प्यारे प्यारे से कलर्स उनके होते हैं। तो क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर होते हैं, उसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो कलरफुल होते हैं। देन इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कि क्यों स्टेबिलिटी है, क्यों ये कंपाउंड स्टेबल है, क्यों इसके आयंस जो हैं वाटर में जाके स्प्लिट नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी वाटर में आयनाइज क्यों नहीं होती। इन चीजों को ये नहीं बता पा रहा था कि किस तरीके से ये थर्मोडायनामिकली स्टेबल है, काइनेटिकली स्टेबल है। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ये बड़ा कंफ्यूजन होता था कि कब टेट्राहेड्रल होगा, कब स्क्वायर प्लेनर होगा, क्योंकि दोनों ही में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो टेट्राहेड्रल कब बनेगा, स्क्वायर प्लेनर कब बनेगा, इसका प्रेडिक्शन सही ढंग से नहीं लगा पा रहे थे। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है कि वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए, इस चीज के बारे में कोई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता नहीं पा रहा था। तो इन सबको ओवरकम करने के लिए क्या आया? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो आती है। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझने से पहले हमें शेप ऑफ डी ऑर्बिटल को समझना पड़ेगा। डी के हमने 5 ऑर्बिटल्स पढ़े हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो जैसा कि आपको पता है कि डी ऑर्बिटल हैविंग अ डबल डम्बेल शेप, तो ये डी ऑर्बिटल्स के शेप है। तो ये वाला जो है ये है डी जेड स्क्वायर। यहां पे आप देख सकते हो कि ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेशन है ऑन द एक्सिस। ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है बच्चों? ऑन द एक्सिस। सिमिलरली ये वाला जो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां भी आप देखो एक लोब जो है वो एक्स एक्सिस पे है, एक लोब जो है वो वाई एक्सिस पे है। मतलब ये दोनों जो है ये वो ऑर्बिटल हो गए जो कहां सिचुएटेड है? ऑन द एक्सिस। ये कहां सिचुएटेड है? ऑन द एक्सिस, मतलब एक्सिस के ऊपर इनके लोब्स जो है वो प्रेजेंट हैं। बट अगर बाकी के हम 3 देखें, ये एक्स और वाई के बीच में लोब्स हैं, तो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां पे लोब वाई और जेड के बीच में है, तो ये हो गया एक्स और वाई के बीच में है, तो ये हो गया डी एक्स वाई। ये वाई और जेड के बीच में हो गया, तो ये बन गया डी वाई जेड। और ये जेड और एक्स के बीच में लोब्स हैं, तो ये बन गया डी जेड एक्स। तो 3 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं
जहां पे ऑर्बिटल जो हैं वो इन बिटवीन एक्सिस हैं। तो डी के 5 ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल इन बिटवीन एक्सिस हैं और जो बचे हुए 2 ऑर्बिटल हैं वो ऑन द एक्सिस हैं। मतलब ये पांचों ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस और बचे हुए 2 ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस हैं। इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डी ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन से यहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से चेंज हम देख पाते हैं। नोट कीजिए इतना। बढ़े आगे। चलिए, क्या थी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी? बहुत ध्यान से समझिएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिकल मॉडल which considers the metal ligand bond to be ionic, arising purely from electrostatic interaction between the metal ion and the ligand. इन्होंने कहा कि मेटल और लिगेंड्स के बीच का बॉन्ड इज अ प्योरली आयनिक बॉन्ड। कैसा है? प्योरली आयनिक बॉन्ड है। ये इंटरेक्शन प्योरली आयनिक इन नेचर है। क्यों? क्योंकि लिगेंड्स को यहां पे डोनर माना है और मेटल को क्या माना है? एक्सेप्टर माना है। तो यहाँ पे प्योरली आयनिक बॉन्ड का जो कैरेक्टर है वो किसके बीच में है? मेटल्स और लिगेंड्स के बीच में। लिगेंड्स आर द ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस इन केस ऑफ एनायंस और पॉइंट डाइपोल्स इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। कि लिगेंड्स को पॉइंट चार्जेस माना है, अगर वो एनायन है तो पॉइंट चार्जेस माना है, और अगर वो मॉलिक्यूल है तो उनको डाइपोल माना है ना। जैसे कि Cl-, ये नेगेटिव लिगेंड हो गया। बट अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया को कैसे कंसीडर किया जाएगा? डाइपोल के जैसे। और जितने नेगेटिव चार्ज लिगेंड है उन सबको क्या माना है? पॉइंट चार्जेस माना है। द 5d ऑर्बिटल्स इन आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम और आयन हैव सेम एनर्जी, दैट इज दे आर डीजेनरेट। ये की चीज क्या है? चलिए इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। कि सपोज करें कि कोई मेटल एटम है या आयन है, तो जब ये मेटल एटम या आयन अपने एटॉमिक स्टेट में है तो सारे के सारे जो डी ऑर्बिटल्स हैं, चाहे वो dxy हो, dyz हो, dzx हो, dx² माइनस y² हो या dz² हो, इन पांचों ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल्स क्या होता है? सेम एनर्जी लेवल होता है। और इन सेम एनर्जी लेवल्स के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। अब जब इन मेटल एटम को या आयन पे जब लिगेंड्स बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच करते हैं, है ना, इसको ऐसे समझिए कि सपोज क्या करो, अभी तो आप सब लोग कुंवारे ही होंगे। अब जब 2, 4, 5 साल 6 साल बाद जब आपकी शादी की बात चलेगी, बोले सर ओहो शादी की बात कर रहे हैं आप, है ना, करो, होगी बेटा, आप लोगों की होगी, तब पता चलेगा कि ये शादी का लड्डू खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो जब आपकी शादी की बात चलेगी तब आप क्या होगे? अंदर से आपके मन में भी लड्डू फूटने लगेंगे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जब एटम अकेला है तब उस एटम के जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं उनके ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल सेम होता है और उसे डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। बट जब लिगेंड्स इस मेटल को अप्रोच करने लगते हैं तो अप्रोच करने पे क्या होता है? इन एक्साइटेड स्टेट में इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल है वो क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है। तो डीजनरेसी जो है वो मेंटेन होते होते हायर लेवल पे एनर्जीज बढ़ने लगती है। और जब बहुत ज्यादा लिगेंड्स बॉन्ड बनाने आ जाते हैं तब डी ऑर्बिटल का क्या हो जाता है? स्प्लिटिंग हो जाता है। अब डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो गया मतलब डी ऑर्बिटल टूट गए, है ना। तो अब किस तरीके से टूटते हैं जरा देखते हैं इसको कैसे क्या होता है। तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है कि सेम एनर्जी होना चाहिए ऑर्बिटल्स का। तो जब मेटल एटम या आयन जो होते हैं जब उनपे कोई लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए तब उनका एनर्जी लेवल क्या होता है? सेम होता है।
अब ये डिजेनरेसी इज मेंटेन्ड इफ अ स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्जेस सराउंडेड द मेटल एटम और आयन। तो जो भी सराउंडेड में उनके चार्ज तब तक डिजेनरेसी रहती है, बट द नेगेटिव फील्ड इज ड्यू टू लिगेंड्स in a complex it becomes asymmetrical and the degeneracy of the d orbital is lifted। कि जब इन पूरे सराउंडिंग में स्फेरिकल चार्ज जो था, स्फेरिकल माना हुआ है, मेटल एटम को आयन को कैसा माना है, स्फेरिकल, तो उसके ऊपर जो भी चार्जेस है, जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है। पर जब इनको लिगेंड्स अप्रोच करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये डीजेनरेसी क्या होती है, अपलिफ्ट होने लगती है। डीजेनरेसी क्या होने लगती है, लिफ्टेड होने लगती है। और जब उसके कारण स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स होता है, और ये स्प्लिटिंग डिपेंड करती है नेचर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड पे, कि किस तरीके से ये जो लिगेंड्स हैं ये क्या करते हैं इन, देखिए समझिए कि ये एक मेटल का स्फेरिकल हमने मान लिया। अब इसको क्या हो रहा है, लिगेंड्स जो है अप्रोच कर रहे हैं। तो जब अप्रोच नहीं कर रहे हैं तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, ये अपलिफ्ट होने लगेगा, ये डीजेनरेसी ब्रेक होने लगेगी। और जैसे ही बॉन्ड बनने के लिए लिगेंड पास में आएंगे तब क्या होगा, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है। और उस स्प्लिटिंग को ही क्या नाम दिया गया है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नाम दिया गया है। उसी को क्या कहा गया है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो ये डीजेनरेसी का ब्रेक होना ही क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहलाता है। क्या इतना समझ में आया, नोट कीजिए इतना। बढ़े आगे तो देखते हैं कि ये किस तरीके से क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग होती है, इसको समझते हैं। सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमें पढ़ना है ऑक्टाहेड्रल में, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो हमें सिलेबस में दो ही स्प्लिटिंग है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए, स्क्वायर प्लेनर वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। तो किस तरीके से होता है जरा समझिए। हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये मेटल आइटम और सारे के सारे जो लिगेंड्स हैं, वो लिगेंड्स में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। मतलब सारे लिगेंड्स और मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि याद कीजिए, अगर आपने सिंपल मैथमेटिक्स पढ़ा हो तो उस मैथमेटिक्स में बताया जाता था कि एक्सिस के बीच में जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री। इसका मतलब ये सारे के सारे जो लिगेंड है, कहा जा सकता है कि दे आर सिचुएटेड ऑन एक्सिस। ये कहां सिचुएटेड है, सारे के सारे एक्सिस के ऊपर सिचुएटेड है, क्योंकि सारे लिगेंड्स और मेटल के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो ऐसा देखा जा सकता है कि लिगेंड जब मेटल से बॉन्ड बनाने आ रहा है तो उसका रास्ता कौन सा है, उसका वो रास्ता है जिस रास्ते पे क्या है, एक्सिस सिचुएटेड है। तो जो लिगेंड जिस रास्ते से आ रहा है उसी रास्ते पे क्या है, मेटल के लिगेंड्स के जो मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सिस में सिचुएटेड है ना। जो एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस है, उसी रास्ते से क्या आ रहा है, आपका लिगेंड बॉन्ड बनाने आ रहा है। तो लिगेंड का रास्ता कौन सा वाला रास्ता है, जो रास्ते क्या है, एक्सिस वाला है। मतलब लिगेंड सारे एक्सिस के रास्ते से बॉन्ड बनाने आ रहे हैं। अब ये जो मेटल्स हैं, इन मेटल्स के पास भी इलेक्ट्रॉन है। कोई भी मेटल होगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली होंगे, मतलब उसके पास भी क्या है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। लिगेंड्स बॉन्ड बनाने आ रहे हैं तो मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ लिगेंड्स के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन और जो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या लगने वाला है, रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है। तो इस रिपल्सिव फोर्स के कारण क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल है उन पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और रिपल्सिव फोर्स लगने के कारण क्या होगा, उनका जो ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाएगा। कैसे होगा, कि सारे मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, क्या हुआ, रिपल्शन के कारण इनका जो डीजेनरेसी था वो लिफ्टेड हुआ।
अब लिफ्टेड होने के बाद जब लिगेंड बॉन्ड बनाने आएंगे तो वो क्या करेंगे, मेटल के ऑर्बिटल्स को स्प्लिट कर देंगे। तो कौन से ऑर्बिटल्स पे मेटल के रिपल्सिव फोर्स लिगेंड सबसे ज्यादा लगाएंगे? तो जरा देखिए, 5 ऑर्बिटल्स हमने देखे थे। पांच ऑर्बिटल्स हमने देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि 3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो कहां है, इन बिटवीन द एक्सिस, और 2 ऑर्बिटल कहां है, ऑन द एक्सिस। तो जब लिगेंड्स इन पांचों पे फोर्स लगाएंगे रिपल्शन का, तो पांचों पे लगाएंगे, पर सबसे ज्यादा कहां लगाएंगे, है ना? सबसे ज्यादा कहां लगाएंगे? जो ऑर्बिटल उनके रास्ते में आ रहा है। तो लिगेंड का रास्ता कौन सा है? वही रास्ता है जो एक्सिस का रास्ता है। तो यहां पे एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स कितने हैं? 2, dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स कहां लगेगा? इन 2 ऑर्बिटल्स में। क्यों? क्योंकि इनका ओरिएंटेशन भी एक्सिस पे है और लिगेंड के आने का रास्ता भी कौन सा है? एक्सिस पे ही है। तो सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा इन 2 पे, बजाय किसके? इन 3 के। इसलिए क्या होता है कि जब स्प्लिटिंग होती है, तो स्प्लिटिंग होने में जो ऊपर के स्प्लिटिंग है उसमें ऊपर के 2 ऑर्बिटल चले जाएंगे। कौन से वाले? जिन पे रिपल्सिव फोर्स सबसे ज्यादा लगा है। और ये वाले कौन से होंगे? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस में सिचुएटेड थे और इनको नाम दिया गया है ईजी। कौन सा ऑर्बिटल नाम दिया गया है? ईजी। और ये वाले कौन से होंगे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और इनको नाम क्या दिया गया है? टी टू जी। तो देखिए T2G में 3 अल्फा न्यूमरल्स हैं, एक T, 2 और G। तो ये 3 है, इसलिए ये 3 ऑर्बिटल। और ये वाले EG में 2 लेटर्स हैं, इसलिए ऊपर वाले 2। तो इस तरीके से क्या होता है, d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है। तो जब लिगेंड बॉन्ड बनाने के लिए आता है तो वो उस डायरेक्शन से आ रहा है जिस डायरेक्शन में एक्सिस है। तो वो वाले ऑर्बिटल और मेटल्स के जो एक्सिस पे सिचुएटेड हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, उन दोनों ऑर्बिटल पे रिपल्सिव फोर्स सबसे ज्यादा लगता है। तो उनका एनर्जी लेवल अपलिफ्ट हो जाता है और वो कहलाते हैं ईजी ऑर्बिटल, और बाकी वाले 3 नीचे रहते हैं जिनको कहा जाता है T2G। ये जो सेंटर है इसे बैरी सेंटर कहा जाता है, और इस पूरी स्प्लिटिंग एनर्जी को नाम दिया गया है डेल्टा ओ, ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। अब डेल्टा ओ क्या होगा जरा देखो। तो ये कितना ऊपर चला गया, जितना ये नीचे आया है, तो ये कितना हो जाएगा? 3/5। और ये कितना नीचे आया है, जितने ऊपर गए हैं, तो ये क्या हो गया? 2/5। तो इट इज द 3/5 और ये क्या हो गया? 2/5। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? तो ये सेंटर बेरी सेंटर कहलाता है। ये ऑर्बिटल कितने ऊपर गए जाएंगे, जितने ये नीचे हैं। तो टोटल कितना हो गया? 5 थे, तो 3/5 ऊपर बेरी सेंटर से, और ये बेरी सेंटर से 2/5 नीचे। इस तरीके से क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर स्प्लिटिंग होती है कि वो ऑर्बिटल्स जो लिगेंड के रास्ते में थे उन पे रिपल्सिव फोर्स सबसे ज्यादा लगता है, तो वो स्प्लिट होके हायर एनर्जी पे चले जाते हैं और नीचे वाले नीचे हो जाते हैं। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए, अब यहां पे क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। क्या आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का? कैसे लिखा जाता है जरा देखते हैं। कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d orbital of metal, number of unpaired electron in number of unpaired electron for strong field ligand, or number of unpaired electron
फॉर वीक फील्ड लिगेंड। तो क्या हुआ है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हुई है, 5 ऑर्बिटल स्प्लिट होके कैसे कन्वर्ट हो गए, 2 Eg और 3 T2G। ठीक है, अब मेटल के एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं डी में, या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9 और कितना, 10। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रॉनों के फील होने का जो ट्रेंड है वो वैसा ही है जैसा हम पढ़ के आए कि जब तक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में पहले जाएगा उसके बाद हायर एनर्जी में जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तब तक नहीं करेगा जब तक कि सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। जो सेम एनर्जी वाले वेकेंट ऑर्बिटल हैं जब तक उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए तब तक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं करेगा। क्लियर है? अब देखिए किस तरीके से ये फील करते हैं। सपोज करें कि हमारे मेटल के पास डी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उस एक इलेक्ट्रॉन को फील होना है तो पहले लोअर में जाएगा फिर हायर में जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो वो एक इलेक्ट्रॉन चाहे लिगेंड स्ट्रांग हो चाहे लिगेंड वीक हो, पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां जाने वाला है, यहां पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वीक के केस में भी 1 है और स्ट्रांग के केस में भी कितना है, 1। तो दोनों ही केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 1। दूसरा इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहला तो यहां जाएगा, दूसरा कहां जाएगा, यहां। चाहे लिगेंड वीक है तो भी यहीं जाएगा, चाहे लिगेंड स्ट्रांग है तो भी यहीं जाएगा। तो कितने हो गए ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड दोनों केस में, 2 2। तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहला यहीं जाएगा, दूसरा यहीं जाएगा और तीसरा यहां जाएगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड दोनों केस में कितने हो गए, 3 3। अब बारी आती है चौथे की और यही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा 4 के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब मेटल एटम के पास है 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन है तो 3 तो यहां जाएंगे नीचे क्योंकि लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। अब बारी आती है चौथे इलेक्ट्रॉन की। चौथे इलेक्ट्रॉन के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो पेयरिंग कर ले या कहां चला जाए, ऊपर चला जाए। अब ये डिपेंड करता है किस चीज पे, डिपेंड करता है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी पे। इस पे डिपेंड करता है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी पे, ये डिपेंड करता है। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी पे ये डिपेंड करता है। किस तरीके से करता है बच्चों, कि अगर लिगेंड हमारा स्ट्रांग है तो लिगेंड स्ट्रांग होने के कारण जो ये स्प्लिटिंग होती है, ये स्प्लिटिंग भी क्या होगी, ज्यादा डिफरेंस होगा, ये डेल्टा ओ का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। तो स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, बड़ी ज्यादा होगी। तो हमेशा याद रखो, फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कि जो डेल्टा ओ है, स्प्लिटिंग एनर्जी है, बहुत ज्यादा होने वाली है। क्यों? क्योंकि लिगेंड स्ट्रांग है। स्ट्रांग लिगेंड होने के कारण रिपल्शन फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा लगेगा, जिसके कारण ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, ये स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अब इलेक्ट्रॉन के पास 2 ऑप्शन थे, या तो पेयरिंग कर ले या ऊपर चला जाए। तो पेयरिंग करे तब भी उसको समस्या है कि यहां अगर पेयरिंग करने जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले से बैठा है, वो इलेक्ट्रॉन उस पर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। तो ये जो रिपल्शन का फोर्स इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगता है इसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो P क्या है यहां पे, पेयरिंग एनर्जी। और डेल्टा O क्या है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल्टा O क्या हो गया, स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन वहां जाना पसंद करता है जहां पे उसको कम खर्चा लग रहा हो। ऊपर जाने में उसको वर्क डन करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे हायर एनर्जी पे जाना पड़ रहा है। पेयरिंग करने में भी उसको वर्क डन करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बैठा है तो दोनों के बीच में रिपल्शन लगने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन उस जगह जाना पसंद करता है जहां पे उसको कम खर्चा लग रहा हो। ठीक है, तो अगर हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होने वाला है, ये स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ने वाली है। तो स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने में ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या सोचता है कि ऊपर जाने की बजाय क्या कर लूं, मैं पेयरिंग कर लूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा ओ क्या है, ग्रेटर देन पी है। तो डेल्टा ओ अगर ग्रेटर देन पी है तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, यहाँ पे पेयरिंग करने लगता है।
क्योंकि डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी है, डेल्टा ओ बड़ा है, स्प्लिटिंग एनर्जी बड़ी है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही पेयरिंग करेगा तो अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग के केस में कितने बन गए, 2। फिर अगला इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की बजाय क्या कर लेता है, पेयरिंग कर लेता है, तो 2 से इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। फिर अगला इलेक्ट्रॉन फिर क्या कर लेता है, पेयरिंग कर लेता है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हो गए, 0। अब जब 7वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो अब तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। आपने सुना होगा जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा, तो अब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो 7वां इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा, यहां पे, तो कितने हो गए अनपेयर्ड, 1। फिर 8वां यहां आया, अनपेयर्ड कितने हो गए, 2। 9वें में ये पेयरिंग करेगा, अनपेयर्ड कितने हो गए, 1। और 10वें में फिर क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, तो कितने हो गए, 0। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। क्लियर है। बट अगर ये ऐसा हो जाता, फॉर वीक फील्ड लिगेंड की हम बात करें, है ना, इसको अब बता दो, 3 तक तो सेम था, 4 से हटा देते हैं। हम आ गए स्ट्रॉन्ग के बाद अब वीक फील्ड लिगेंड पे। यहां क्या होगा, लिगेंड वीक है तो स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, मतलब यहां क्या होना है, डेल्टा ओ लेस देन होना है किससे, पेयरिंग एनर्जी से। तो अब क्या होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन आया, पेयरिंग करना है या ऊपर जाना है, दोनों में ही खर्चा कर बनना है। पर चूंकि लिगेंड वीक है, वीक लिगेंड होने के कारण अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, ऊपर। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहां पे 4 हो गए। 5वां इलेक्ट्रॉन फिर कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हो गए, 5 हो जाए। छठा इलेक्ट्रॉन, अब तो पेयरिंग करनी पड़ेगी, तो छठा इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, पेयरिंग में, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने हो गए, फिर कम हो गए। फिर 7वां नंबर ऑफ अनपेयर्ड हो गए 3। 8वां नंबर ऑफ अनपेयर्ड हो गए 2। 9वां नंबर ऑफ अनपेयर्ड हो गए 1। और 10वां नंबर ऑफ अनपेयर्ड हो गए 0। तो इस तरीके से वीक फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड्स में इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल्स T2G से EG में चला जाता है, उसके बाद पेयरिंग करता है। बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पहले इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करता है, उसके बाद हायर एनर्जी पे जाता है। क्या ये बात समझ में आई? इसको नोट कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, फटाफट नोट कर लीजिए। बढ़े आगे। अगला आता है इन टेट्राहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बच्चों टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अगर हम बनाएं तो जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो होता है 109.5। इसका मतलब अगर एक्सिस के बीच में 90 डिग्री है तो अब बॉन्ड एंगल कहां है, इन बिटवीन द एक्सिस है। तो अब लिगेंड का रास्ता कौन सा है बेटा, लिगेंड का रास्ता हो गया इन बिटवीन एक्सिस। लिगेंड कौन से रास्ते से आ रहे हैं, इन बिटवीन एक्सिस से आ रहे हैं। अब अगर लिगेंड इन बिटवीन एक्सिस से आ रहे हैं तो उन 5 ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो कौन से वाले पे लगेगा, जो कहां है, इन बिटवीन एक्सिस है। तो अब जब स्प्लिटिंग होती है तो स्प्लिटिंग होने में क्या होता है, 3 जो इन बिटवीन थे T2G वो ऊपर चले जाते हैं और जो बचे हुए 2 हैं EG वो कहां जाते हैं, नीचे। और इस पूरे स्प्लिटिंग को क्या कहा जाता है, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या कहा जाता है, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, सेम टू सेम है, बट अंतर क्या हुआ कि अब लिगेंड का रास्ता इन बिटवीन एक्सिस था, तो वो वाले ऑर्बिटल जो इन बिटवीन एक्सिस हैं उन पर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेगा और उस रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगने के कारण T2G ऊपर चला जाएगा और EG जो है वो नीचे आ जाएगा। क्लियर है। फिर वही चीज हम यहां फिर कर लें,
कि D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये वीक फील्ड लिगेंड। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन स्ट्रॉन्ग फील्ड और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वीक फील्ड लिगेंड। शुरुआत के 3 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे लिगेंड वीक हो चाहे लिगेंड स्ट्रांग हो, कोई टेंशन नहीं। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो शुरुआत के 2 में तो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन कहां चक्कर पड़ेगा, थर्ड वाले में। क्या होगा, फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होने वाली है, किसके मुकाबले, पेयरिंग एनर्जी के मुकाबले। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाना पसंद करेगा, पेयरिंग करेगा या ऊपर जाएगा। तो चूंकि स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करना पसंद करेगा, पेयरिंग। तो क्या बन जाएगा यहाँ 1, फिर क्या करेगा पेयरिंग, तो कितना हो गया 0, फिर यहाँ आएगा तो 1, फिर यहाँ आएगा 2, यहाँ आया 3, फिर यहाँ आया 2, यहाँ आया 1 और यहाँ पे आया तो 0। क्लियर है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं। बट अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या बनेगा, वीक फील्ड लिगेंड है मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो कम है। फॉर वीक फील्ड लिगेंड डेल्टा टी जो है वो लेस देन पी है, तो अब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा तो कितने हो गए 3, फिर ऊपर चला जाएगा तो कितने हो गए 4, फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो कितने हो गए 5। अब तो पेयरिंग करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और 0। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई। इसका मतलब जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं ज्यादा कहां दिख रहे हैं, वीक फील्ड लिगेंड में। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाने वाले कंपाउंड कौन से होंगे, वो वाले जिनके पास क्या होंगे, वीक फील्ड लिगेंड होंगे। जहां लिगेंड स्ट्रांग नहीं होंगे वो कंपाउंड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम दिखेगी, पर वो कंपाउंड जहां पे वीक फील्ड लिगेंड है उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, ज्यादा होगी। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, बढ़े आगे। सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब कैसे पता चलेगा कि लिगेंड वीक है या स्ट्रांग है, तो उसके लिए एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है। इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड सीरीज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय कॉम्प्लेक्सेस विद डिफरेंट लिगेंड। हर एक लिगेंड की लाइट को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी के हिसाब से ये लिगेंड्स बनाए गए हैं। तो क्या सीक्वेंस है, I माइनस, Br माइनस, SCN माइनस, Cl माइनस, S2 माइनस, F माइनस, OH माइनस, ऑक्सिलेट, वाटर, थायोसाइनेट, ADTA, अमोनिया, एथिलीन डायमाइन, साइनाइड और कार्बोनिल। अब इसको याद रखने की जो ट्रिक है, I बर्बादी, सचिन क्लास से फरार। आई बर्बादी, सचिन क्लास से फरार। और ऑक्स पानी में नाचा, और ऑक्स पानी में नाचा। हाइड्रोक्साइड, ऑक्सिलेट, वाटर और थायोसाइनेट। उड़ता अमोनिया इन कनाडा, कार्बोनिलिस कोलंबो।
उड़ता अमोनिया इन कनाडा कोलंबो। कि आई बर्बादी, सचिन क्लास से फरार और ऑक्स पानी में नाचा, उड़ता अमोनिया इन कनाडा कोलंबो। इस तरीके से आप इस सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। तो अमोनिया तक लिगेंड जो हैं वो वीक माने हैं और अमोनिया से फिर लिगेंड्स क्या माने गए हैं, स्ट्रॉन्ग माने गए हैं। ठीक है, अमोनिया कहीं वीक होता है कहीं स्ट्रॉन्ग होता है, ये हम देख चुके हैं। तो यहां तक के लिगेंड्स वीक माने गए हैं, यहां से सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग माने गए हैं। अमोनिया कभी वीक के जैसे भी काम करता है क्रोमियम के साथ और स्ट्रॉन्ग के जैसे भी वर्क करता है। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसको हमें याद रखना है। तो कैसे पता लगाया है कि उन लिगेंड्स के लाइट को एड्सॉर्प्शन करने की जो टेंडेंसी है उसके बेसिस पे एक्सपेरिमेंटली ये सीरीज डिटरमाइन की गई है। क्लियर है? बढ़े आगे। अगला आता है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि क्यों कंपाउंड कलरफुल होते हैं। तो इसका एकमात्र आंसर आपको याद रखना है बच्चों, बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। देखा यह जाता है कि अगर मेटल एटम के पास D0 या D10 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे याद रखें ज्यादा बेहतर है, if electrons are paired, इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, paired, then compound will be colorless। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं सारे कंपाउंड के अंदर, किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो क्या होगा, कलरलेस होगा। और क्यों कलरफुल होता है, बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। अब क्या होता है डी ट्रांजिशन, कि सपोज करें कि ग्राउंड स्टेट में ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पे था। अब इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया बच्चों, इस सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा, ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहां चला जाता है, वो ऊपर। पर चूंकि वो उसका अनस्टेबल होता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वापिस नीचे आता है और रिलीज करने में जो एनर्जी रिलीज होता है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में होता है। तो उस विजिबल स्पेक्ट्रम की एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रिलीज करता है और विजिबल स्पेक्ट्रम में होने के कारण हमें उसके करस्पॉन्डिंग कलर देखने को मिलता है। तो इस पूरे फिनोमिना को क्या नाम दिया गया है, डी ट्रांजिशन। क्लियर है? क्या इतना समझ में आया? क्लियर है? नोट कीजिए इसे कि कंपाउंड कलरफुल क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन लोअर डी से हायर डी में जाता है और जब वहां से वापस रिटर्न होके आता है तो विजिबल स्पेक्ट्रम में एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए कंपाउंड जो है वो कलरफुल दिखते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो अब कौन सा कलर हमें कंपाउंड में मिलेगा देखते हैं। इसके लिए ट्रिक याद रख लीजिए कि वॉयलेट इंडिगो हटा दीजिए, ब्लू, ग्रीन, Y, O और R। कि अगर रेड कलर का अगर वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया है तो कंपाउंड का कलर कौन सा होगा, ग्रीन। अगर उसने ऑरेंज कलर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया तो कलर कौन सा होगा, ब्लू। अगर उसने येलो कलर का किया है तो कलर कौन सा होगा, वॉयलेट। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इस ट्रिक से हम कलर बता सकते हैं कि उसने कौन से वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया होगा और उसका करस्पॉन्डिंग कलर क्या होगा। नोट कर लीजिए इसे। बढ़े आगे। चलिए, अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और ऑक्टा फील्ड में क्या जो है रिलेशन होता है, तो डेल्टा टी जो होता है वो होता है 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। मतलब डेल्टा टी जो है वो लेसर है किसके मुकाबले, ऑक्टाहेड्रल के मुकाबले। वो कैसा है, लेसर है किसके मुकाबले, ऑक्टाहेड्रल के मुकाबले। क्लियर है?
क्या इतना समझ में आया? जैसे क्वेश्चन है, इफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एनर्जी? तो डेल्टा टी बराबर कितना होता है बच्चों? 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। तो डेल्टा ओ हमें गिवन है कितना? 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको डिवाइड कर दें तो ये कितना हो गया? 2000। तो आंसर कितना हो गया? 8000 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको याद रख लीजिए। दूसरी बात, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, इट इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्बडा, मतलब वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? इस बात को ध्यान से समझिए कि अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी? कम होगी। क्लियर है ये बात? आया समझ में? मतलब अगर कोई रेड कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वेवलेंथ ज्यादा है रेड कलर का, तो उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगा? कम होगा। इसको नोट कीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आया इतना समझ में? बढ़े आगे। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कि वाई अ सॉल्यूशन ऑफ NiH2O होल 6 2+ इज ग्रीन while a solution of NiCN4 2- is colorless? चलिए, सबसे पहले तो हम इसको बना के देखते हैं कि NiH2O होल 6 2+, यहां पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2। तो निकल हो गया एटॉमिक नंबर 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ऑर्गन 4s2 3d8। अब अगर Ni2+ ले लें तो Ni2+ में क्या होगा? यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या बन गया? 4s0 3d8। तो अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब वाटर जो है वो क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, डोनर एटम ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या पॉसिबल है? डी ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो डी ट्रांजिशन होने के कारण क्या होता है? कंपाउंड जो है वो ग्रीन कलर का होता है। क्लियर है? तो बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, ये डी ट्रांजिशन करता है और डी ट्रांजिशन होने के कारण कंपाउंड कैसा हो गया? कलरफुल हो गया। बट अगर हम बात करें NiCN4 2- की, तो यहां भी निकल क्या है? +2 स्टेट में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? ऑर्गन 4s0 3d8। तो यहां पे भी डी में इलेक्ट्रॉन्स तो हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बट Cn- जो है इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण क्या हो जाएगी? यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। तो जैसे ही ये पेयरिंग होगी, अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ही नहीं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता। इसलिए ये कंपाउंड क्या होता है? कलरलेस। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा? कंपाउंड कलरलेस होगा। इसीलिए जितने भी D0 कॉन्फ़िगरेशन और D10 वाले हैं वो सारे के सारे हमेशा क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डी ट्रांजिशन हो नहीं सकता। और डी पूरा भरा है तो भी डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता। पूरा खाली और पूरा भरा अगर है डी ऑर्बिटल तो कभी भी वहां पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो सारे कंपाउंड हमेशा क्या होंगे? कलरलेस होंगे। आया समझ में? नोट कर लीजिए इसे। बढ़े आगे। डिफाइंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है। हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है D4 का, कब डेल्टा O क्या है? <P है। तो क्या होता था D4 डेल्टा स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में?
ऑक्टाहेड्रल में याद कीजिए कौन से वाले, जो इन बिटवीन एक्सिस है वो नीचे और एक्सिस वाले ऊपर। तो T2G नीचे और EG कहाँ जाते थे, ऊपर जाते थे। EG ऊपर और T2G नीचे। फिर D4 है और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग लेस देन है। क्या है, लेस देन है, मतलब ये छोटा है। छोटा है तो पहला इलेक्ट्रॉन यहीं, दूसरा यहीं, तीसरा यहीं, चौथा पेयरिंग कर लेगा क्योंकि ये स्मॉल है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, T2G4 और EG0। EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है पर T2G में कितने हैं, 4। क्लियर है। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग लेस देन है पेयरिंग से, ये एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पेयरिंग कर लेगा। क्या ये सही करा है हमने, देखिए। नहीं, क्या कर रहे हैं, डेल्टा O लेस देन है, मतलब पेयरिंग करने में एनर्जी ज्यादा खर्च हो रहा है। ज्यादा खर्च हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल गो इन अ हायर स्टेट। क्योंकि पेयरिंग में एनर्जी ज्यादा खर्च हो रहा है तो क्या बनेगा, T2G3 और EG1। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए, T2G3 और EG1। क्लियर है। मतलब ये किसकी बात हो रही है, वीक फील्ड लिगेंड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वीक फील्ड, क्योंकि ऑक्टेल एनर्जी कम है। क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा, T2G3, T2G में 3 और EG में 1। बढ़े आगे। चलिए अब तो बता दीजिए फटाफट से कि ये D के 5, 1 2 3 4 5, EG ऊपर और T2G नीचे। अब है डेल्टा O ग्रेटर देन P, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग से, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा यहाँ पे, पेयरिंग। तो क्या बन गया कॉन्फ़िगरेशन, T2G4 EG0। कितना सिंपल सा, एक लाइन का आंसर है, T2G4 EG0। क्लियर है, आया समझ में। बढ़े आगे। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D6। D6 के लिए चलो बता देते हैं, ऑक्टाहेड्रल ही है। तो EG ऊपर T2G नीचे, लेस देन पेयरिंग है, मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। तो क्या बन गया, T2G में 4 और EG में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ग्रेटर है, ये बड़ा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले पेयरिंग करेगा 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या बन गया यहाँ पे, T2G6 और EG0। देखिए कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। क्लियर है। तो ये था बच्चों हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का लेक्चर। बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, 1 वर्ड आंसर्स हैं, आपने देख ही लिए। तो ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।